भाई नॉर्थ कोरिया तो कुछ है ही नहीं यहाँ के आगे। भाई साहब अलग चीज़ है ये, अलग है ये कुछ तेरी। तो ये तो पूरा देश ही अंडरग्राउंड होना चाहिए। मैं तो कहूँगा ये उस बंदे का डर ज़्यादा था, सोच कम थी। तो इस तरह के जो थे वो बंकर बनाए गए थे। तो पुलिस ने कहा ये बात हमें पता है, लेकिन तुम लक्की हो, इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं कि अगर कोई परमाणु अटैक भी हो जाए तो वो जाके, जो बंदा है इस तरह से टॉर्चर किया जाता था, इस तरह पूरा शहर का शहर बसा दिया इन्होंने। तो अंदर अटैक हो जाता सच में इस कंट्री में। और हम घूम के गए एक फेमस जगह को देखने, और ये हमारे हॉस्टल के बाहर है। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने अपने आप को ऑफिशियली एथियस्ट नेशन घोषित कर दिया था, और उस देश में कोई भी धर्म को मानने की इजाज़त नहीं थी। सारी मस्जिद, चर्चिस, जो भी पूजा करते सब बंद करा दिए थे। और उस देश में 1,70,000 बंकर बनाए गए, उस देश के हर 11 नागरिकों के लिए एक बंकर, क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया जो है वो उन पर अटैक करेगी। और ये देश है अल्बानिया। और अभी हमें अल्बानिया की कैपिटल तिराना में, और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवांकुर चौधरी। कैसे हो भाई? परिचय का भाई मोहताज है नहीं। डॉक्टर यात्री के नाम से आप लोग जानते हैं भाई को। और तिराना में हम निकले हैं सुबह 9:45 लेट है। नहीं नहीं ठीक सही है। है, थोड़ा जल्दी घूम के आ जाएंगे, दोपहर में गर्मी हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, तो 1-2 घंटा आगे लेट जाएंगे। या अभी टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस है। और के नीचे नहीं पता चल रहा ना। हाँ, धूप में निकलेंगे तो पता लगेगा। यही मैं कहने वाला था कि अभी 29 डिग्री है, पेड़ के नीचे नहीं पता लग रहा हमें। दूर वाला भूनेगा हमको। और हम जा रहे हैं एक वॉकिंग टूर लेने। कल मैं आया था थेसलोनिकी ग्रीस से। यहाँ पे आप लोगों ने वो सफ़र देखा होगा, वीज़ा वगैरह के बारे में बता दिया था। बाकी अभी जो चीज़ें हमें दिखती जाएंगी वो देखते हैं यहाँ पर क्या है शहर में करने को। और ये है तिराना की पहली झलक। कल हमने देख लिया था तिराना को थोड़ा बहुत, और सुबह सुबह जैसे हमारे पार्कों में बुजुर्ग बैठे होते हैं ना, ऐसे ही बुजुर्ग बैठे हुए हैं देख सारी जगह। अल्बानिया जो है वो टूरिज्म को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। और यहाँ पर देखो तिराना सिटी टूर की बस भी खड़ी है। इस देश में बहुत तेज़ी से जो है वो टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, और इनकी जो करेंसी है वो भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मतलब पहले अगर यूरो का देखें तो 140 अल्बानियन जो लेके हैं वो मिलते हैं। अल्बानिया की करेंसी है लेके, अल्बानियन लेके जो हैं वो 140 के आसपास मिला करते थे, और ज़्यादा भी मिलते थे कभी। आज वो 1 यूरो के 97 लेके मिल रहे हैं। मतलब इनकी करेंसी जो है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रही है, और उसमें टूरिज़्म का भी एक बड़ा हाथ है। हमको लेने के लिए आए हैं एक वॉकिंग टूर। कहाँ मिलेगा भाई वो? बिल्डिंग के पीछे जाना है, चलो तो फिर। और चलते चलते हम पहुंचे हैं एक स्क्वायर पर जिसको सिटी का हार्ट माना जाता है, और स्क्वायर का नाम है स्कैंडरबर्ग स्क्वायर। तिराना सिटी के बिल्कुल बीचों बीच, सिटी का आइकन और सिटी का सेंटर हार्ट। सो जहां से हमें वॉकिंग टूर लेना है हम वहां पर पहुंच गए हैं। और ये स्कैंडरबर्ग जो स्क्वायर है इसके पास में ये सारे गाइड्स जो हैं खड़े हैं, अलग अलग भाषाओं के गाइड होंगे ये। और कितने मांग रहे थे भाई? मांग नहीं रहे थे, कह रहे थे तुमको पता है ना टूर कैसे होते हैं ये। हाँ। तो मैंने कहा पता है मेरे को। तो कहते हैं कि जनरली 10 से 15 यूरो पर पर्सन हम रिकमेंड करते हैं। तो मैंने कहा भाई 15 यूरो में करना ही होता तो तुम ऑनलाइन टूर आ ही रहे हैं, तो मैं बाद में टिप का भी झंझट क्यों ही रखूंगा। अगर 15 यूरो में करना है, फ्री वॉकिंग टूर इसलिए तो है कि कम पैसे देने पड़े, तुम भी तो इसलिए ही कर रहे हो। तो वॉकिंग टूर स्टार्ट हो गया हमारा। ये है पब्लिक जो हमारे साथ है, और थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह के बारे में पहले टूर गाइड ने बताया। थोड़ा बहुत हम आपको बता चुके थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1967 में इस कंट्री ने खुद को ऑफिशियली एथियस्ट घोषित कर दिया था, और जितने भी यहाँ पर जो भी इमाम थे, जो भी प्रीस्ट थे, उन सबको मार दिया गया था। पहले यहाँ पर एक राउंड अबाउट हुआ करता था, और अभी कुछ सालों पहले 2013 में यहाँ पर ये टूरिस्ट के लिए पेडिस्ट्रियन जो है स्क्वायर बना दिया गया। और ये पहली बिल्डिंगें हैं, कुछ ओपेरा हाउस यहाँ पर ये बनाया गया था उस टाइम में। और कम्युनिज़्म यहाँ पर आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 1,70,000 बंकर बनाए गए थे उस टाइम में। और वो कम्युनिस्ट टाइम था यहाँ पर, जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती थी, और एक ही यहाँ पर डिक्टेटर होता था, उसका भी नाम अनवर होक्सा करके उनका नाम था। तो स्कैंडरबर्ग स्क्वायर पर एक है ये स्टैचू जो है स्कैंडरबर्ग का। कहते हैं कि इनके रहते रहते कभी भी ऑटोमन एम्पायर अल्बानिया पे कब्जा नहीं कर पाया, इस पार्ट पे कब्जा नहीं कर पाया था।
इनके जाने के 10 साल बाद ऑटोमन एम्पायर ने जो है यहाँ पर जीत हासिल की थी अल्बानिया पे, तो इनको नेशनल हीरो माना जाता है अल्बानिया का। सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क है ये और सबसे ब्यूटीफुल मॉस्क भी ये है अल्बानिया की। अंदर से कहते हैं बहुत शानदार इसका आर्किटेक्चर है। और इधर है एक क्लॉक टावर, और ये क्लॉक टावर भी इस मॉस्क के साथ ही बना था। जब ये मॉस्क बनी थी 1822 के आसपास और ये बना था 1830 के आसपास। तो ये हाईएस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी एक टाइम में तिराने की। अब इसके आसपास सारी बिल्डिंग बन गई हैं तो हाईएस्ट नहीं है। पहले लोग ऊपर जाते थे और यहाँ से व्यू देखते थे। और 1967 में जब इन्होंने अपने आप को ऑफिशियली एथियस्ट नेशन घोषित कर दिया था, और कहते हैं उस वक्त बच्चे चर्चिस और मॉस्क में टेबल टेनिस खेला किया करते थे। 130% Orthodox and Catholics. But there is a big harmony between the religions here in Albania that you will not see somewhere else. In our families, in our country, it's very common. One is Muslim, the other one Orthodox Catholic. It doesn't matter. It doesn't matter if my wife is Muslim, Catholic, Orthodox. She's my wife. That's it. We are raised like that. We have to respect everyone. Okay? Of course, because of this fact, we got a lot of national holidays as well. Because Muslim holiday is a national holiday, everybody home. Orthodox holiday is a national holiday, everybody home. Catholic holiday is a national holiday, everybody home. We have more holidays than you in India. Okay, okay, then I come to you. I switch, I come to you. तो भाई यार जहाँ बात आ जाता फिर देश की, थोड़ा सा कहना मैं चुप था बहुत देर से, लेकिन इन्होंने पूछा एक शख्सियत के बारे में। वो शख्सियत है ये, कहते हैं कि जानते हैं कौन है आप लोग? मदर टेरेसा थी ये। तो बोले कि मदर टेरेसा को क्या जानते हैं आप उनके बारे में और यहाँ से क्या संबंध है, कोई बता पाएगा? लेकिन क्योंकि मदर टेरेसा इंडियन सिटीजन थी हमारी और हमारी माँ समान थी, और मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातों को बोलते हुए। तो मदर टेरेसा नोबल अवार्ड विनर थी और मदर टेरेसा ने गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए बहुत काम किया, और इंडिया में रहते रहते ही वो चली गई थी आई थिंक। लेकिन ये 2010 में इन्होंने बनाई होगी यहाँ पर, क्योंकि मदर टेरेसा 2010 में नहीं 1998 वगैरह में शायद गुजर गई थी। तो मदर टेरेसा से क्या संबंध है अल्बानिया का? एक्चुअली मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 1910 में, और उस टाइम में ये सारा जो एरिया था, मोंटेनेग्रो वगैरह सारा जो एरिया था, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में होता था। और जब ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ वहाँ पर जो भी जंग वगैरह हुई, जो भी क्रांतियाँ हुई, तो मदर टेरेसा का जो परिवार था वो आ गया था तिराना में। तो मदर टेरेसा के जो मदर फादर थे वो तिराना से थे, और उनकी जो जन्म स्थान था वो भी अल्बानिया ही था उस वक्त, और उसकी कैपिटल जो थी स्कोपिये, वहाँ पे माना जाता है कि मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। और हम पहुँचे हैं अभी चर्च में। अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा था इसलिए हम बाहर आ गए। और मैंने उन्हें क्या जवाब दिया था, वो कह रहे थे कि आज धर्म की क्या सिचुएशन है, धर्म के बारे में बता रहे थे यहाँ पर जो हमारे गाइड हैं। वो कह रहे थे आज जो है 50% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी है अल्बानिया में, 30% जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और 10% जो लोग हैं वो अभी भी किसी धर्म को नहीं मानते, और 10% शायद कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से बताया, कह रहे इस तरह से। लेकिन हमारे जो देश में है वो कोई भी ऐसा झगड़ाबाजी नहीं है आपस में। हो सकता है कि मेरे घर में भी एक मुस्लिम हो, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो और एक किसी भी धर्म को ना मानने वाला रह रहा हो, तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। और इस देश में ऐसा होता है कि मेरी वाइफ भी हो सकती है वो मुस्लिम हो, और इस वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं। तो मैंने कहा नेशनल हॉलीडेज़ हमसे ज़्यादा नहीं होते होंगे तुम्हारे वहाँ, तो हंसने लग गया, कहते ठीक है। वैसे चेक करना यार, क्या नेशनल हॉलीडेज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही होते होंगे, चेक करके बताओ ज़रा। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो है पूरे अल्बानिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ पर 44 मंजिलें हैं, इसमें 44 स्टोरी है। और बीच में जो ये आप डब्बी देख रहे हैं ना निकली हुई है, ये अल्बानिया का मैप बना रखा है इन्होंने। और रात को जब लाइट जलती है तो ये मैप बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे देश का मैप हो। तो अल्बानिया जो देश है वो दो लोगों पे बहुत प्राउड फील करता है, एक है मदर टेरेसा और एक है स्कैंडरबर्ग। आप लोगों को पता है कि मदर टेरेसा इंडियन सिटीजन थी। 1946 में जब यहाँ पर कम्युनिस्ट रिजिम आया तब मदर टेरेसा जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो गई थी, और इंडियन जो सिटीजनशिप भी है उनके पास थी, और नोबेल प्राइज़ भी उनको इंडियन सिटीजन जब वो थी तब मिला था।
और मदर टेरेसा भी यहाँ पर नहीं आ पाई जब तक कम्युनिस्ट राज था यहाँ पर, और 1991 में यहाँ पर कम्युनिज्म ख़त्म हुआ और 1997 में मदर टेरेसा गुजर चुकी थी। और उससे पहले अगर उनके भाई वगैरह भी उन्हें लेटर लिखते थे कि भाई यहाँ पे आपकी माँ बीमार है, आपके पिताजी बीमार हैं, तो भी वो यहाँ कभी नहीं आ पाई। सो भाई अब एक ये खूबसूरत जगह देखो आप, कितनी खूबसूरत जगह है। तो जो हमारे गाइड हैं उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ था 1946 से लेकर 1991 तक, हम ना तो बाहर जा सकते थे इस देश से, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता था इस देश में। और जैसे आज कोई नॉर्थ कोरिया के बारे में बात कर रहा है, इन्होंने बताया जैसे आज का नॉर्थ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया में फिर भी लोग बाहर आ जा पाते हैं, उनके एम्बेसीज हैं, कई देशों में उनका रिलेशन है, लेकिन इनका किसी से भी कोई रिलेशन नहीं था इतने सालों तक। 1946 से 1991 तक लगभग 45-46 साल हो गए हैं। इनको कुछ नहीं पता होता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और हम आगे क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो डिक्टेटर था एनवर हैक्सा, उसी की बस बात चलती थी, जो भी वो करता था वही। और एक और इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है जो सामने आपको दिख रही होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले यहाँ पर कम्युनिज्म था और जो यहाँ के डिक्टेटर थे जिसने लगभग 40 साल यहाँ पर राज किया, 1946 से लेके 1985 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक। और उन्होंने उस ज़माने में जब वो बीमार हो गए थे, काफ़ी बीमार रहे वो आखिरी के अपने 5-1 साल, तो उन्होंने ये एक पिरामिड टाइप बिल्डिंग बनाई थी, जैसे कि वो एक राजा हों। और इजिप्ट में जैसे बिल्डिंग बनाई जाती थी, फ़ैरो कहते थे इजिप्ट के राजा को जो होते थे, तो वो अपने आप को एक फ़ैरो समझते थे। और उन्होंने कहा जब भी मैं जाऊं तो मैं एक पिरामिड टाइप बिल्डिंग में होना चाहिए, तो उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। लेकिन ये बिल्डिंग 1988 में बनकर तैयार हुई और वो उसमें बरी नहीं हो पाए। और 1991 में जब कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ तो यहाँ पर सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी सब तोड़ दी इन्होंने। बार और डिस्को सबसे ज़्यादा बनाए। हर बात पे वो बोल रहे हैं जो गाइड हैं कि बार बन गए, डिस्को बन गए। मैंने कहा तुमने सबसे ज़्यादा बार और डिस्को बनाए शायद, क्योंकि बाहर की दुनिया से जब नाचना गाना आया, शराबें आई, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने सबसे पहले उसी चीज़ को एंजॉय किया। यहाँ पर जो है 500 साल लगभग ऑटोमन्स का कब्जा रहा था। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहाँ पर जर्मनी और इटली का भी कब्जा रहा। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1946 में यहाँ पर आ गए एनवर होक्सा जो यहाँ के डिक्टेटर रहे। सामने जो आपको दिख रहा है ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ अल्बानिया। It's very hard for me to explain to you what happened. It's going to be very hard to explain to my kid as well. When he's going to be 10 years old, I'm going to explain the story. And definitely after 3 minutes, he will say, Daddy, come on, wait a second. Cut the bullshit. It's never happened. You know, you won't believe me. You won't believe me. तो भाई बंकर की जो कहानी है वो अब क्लियर हुई है मुझे जाके। मुझे लग रहा था अगर इतने सारे बंकर हैं तो ये तो पूरा देश ही अंडरग्राउंड होना चाहिए, लेकिन नहीं। बंकर्स की क्या कहानी है, 1,70,000 जो बंकर मैंने आपको बताए थे वो इस तरह के बने हुए हैं। और इनमें क्या होता था, इनके अंदर जो थे वो सैनिक रहा करते थे और वो देखते थे कि कोई दुश्मन ना आ रहा हो और वो उन्हें शूट करते थे। वाह, ये तो भाई अभी भी वो मशीन गन के वो लगे हुए हैं। अच्छा ओके, ये उसी ज़माने के हैं और वो ज़माना भी कोई बहुत दूर नहीं गया है। 1967 से लेकर ये बंकर बनने स्टार्ट हुए थे और 1991 में ये ख़त्म हो गए। 1985 में ही ख़त्म हो गए थे इनफैक्ट, जब वो गुजर गए थे इनके जो डिक्टेटर थे यहाँ पर एनवर होक्सा। यहाँ पर कुछ निशानी लगा रखी है माइंस वाली। अब ये निशानियाँ क्या हैं, एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पर इतनी क्रूएलिटी की गई कि इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि बनाना क्या होता है, कैसे बनाना को खाते हैं। इतने साल इनको जो बच्चे बड़े हुए इस दौरान 40 साल के अंदर अंदर, उन्हें ये भी नहीं पता था कि बनाना क्या होता है, कोका कोला क्या होती है, कुछ नहीं पता था। और 1991 में जब कोलैप्स हुआ ये रिजीम, तो भाई साहब इन्होंने हद्दी मचा दी। और ये बता रहे थे, कह रहे हम बनाना को सोच रहे थे, कहते खीरे की तरह खाएं इसे छिलके। कह रहे कुछ टाइम तो हमें ऐसी चीज़ें लगी कि करें क्या। लेकिन आज एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ और जो बहुत सारी वीडियोज़ में बोलता हूँ मैं आपको, देखो इन्होंने कितने जुल्म सितम सहे। मतलब कि जो भी बोलता था उस रिजीम के ख़िलाफ़, उस डिक्टेटर के ख़िलाफ़, एनवर होक्सा के ख़िलाफ़, जिसने भी बोला उसे मार दिया गया। और सिर्फ एक ही नाम चला, एनवर होक्सा। उन्होंने अपने दुश्मनों को तो मारा, क्योंकि वो स्टालिन को जो है आइडल मानता था अपना। उसने अपने दुश्मनों को तो मारा, उसने अपने दोस्तों को भी मार दिया, सबको साथ में। और जब दोस्तों को मारा तो उसकी वजह ये थी कि उसे डर था कि एक दिन ये ही मेरा राजपाट मुझसे छीन लेंगे, ये मेरे राजदार हो रहे हैं, तो उसने दोस्तों को भी मार दिया। और मैं जो कहना चाह रहा था, जो बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ, आप समझ रहे होंगे शायद, समझदार लोग के सफाई। गंदगी देखो यहाँ भी नहीं है, इन्होंने खुल के गंद मचाया, खुल के।
वो बता रहे हैं हमने खुल के, हम पागल हो गए, हमें पता ही नहीं करना क्या है, क्या करना है। बार और डिस्को इतने सारे ओपन कर दिए, कुछ पता ही नहीं, इतनी बियर पी ली, इतनी दारू पी ली, पता ही नहीं कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता था हमें करना क्या है, कैसे करना है। जब कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ 1991 में, तो ये सबसे गरीब कंट्री थी उस टाइम में, बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज देखो ये तरक्की करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी तरक्की जो मुझे लगती है ना, वो लगती है साफ़ सफाई। एटलीस्ट साफ़ सफाई रखी हुई है, देखो इन्होंने। You made bar and disco more than everything. 30 years ago, guys, when I was saying I'm going out. ये जो विला आप देखेंगे अब, ये विला है एनवर होक्सा का, जो यहाँ के डिक्टेटर हुआ करते थे 1946 से लेके 1985 तक, जब तक वो नहीं गुजरे। और उनकी मौत भी एक नेचुरल डेथ हुई थी, वो किसी बीमारी की वजह से मरे थे, ना कि उन्हें लोगों ने मार दिया था। तो ये विला उनका हुआ करता था उस टाइम। अभी ये रेनोवेट करा रही है यहाँ की गवर्नमेंट, इसको एक आर्ट गैलरी बनाने के चक्कर में है। भाई अंकल जी शायद बीमार हो गए हैं, थकान हो गई होगी पानी वगैरह की वजह से। पब्लिक देखो उनको भाई साथ दे रही है, पानी वगैरह पिला रही है। So it was an Italian engineer here for job for work. She saw the chance, she grabbed the chance, she got close to this guy, and she starts asking him some questions like, "Sir, what's your name? Where coming from? How many days you gonna spend in Albania? How do you see Albania?" Stuff like that, you know. And then she told me, "I saw the guy from the reception staring at me for a while. He was staring at me for a while," she said. She immediately realized what was going on. She left the place. She couldn't sleep that night, and she couldn't sleep for a month in a row. थैंक यू सो मच Thank you so ब्रदर। much, दिस इज योर मशीन? Yeah, 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 राइट, yeah, yeah. ओके, थैंक यू। वी आर पेइंग बाइक। और 10 यूरो हमने दिए टोटल, 2 बंदों के। इनको सब लोग इतने ही दे रहे थे, 5 10 के आसपास ही सब दे रहे थे, तो 10 ही हमने दिए हैं इनको यूरो। लेकिन जो भी बातें सुनी भाई, नॉर्थ कोरिया तो कुछ है ही नहीं यहाँ के आगे। इन्होंने बताया कि 40 साल हम लोग वेजिटेरियन रहे हैं, नॉन वेज का भी हमें नहीं पता था, चिकन वगैरह का भी नहीं पता था। लेकिन आज बहुत से अल्बेनियन जो हैं वो बाहर रहते हैं, मतलब इस देश से जाके बाहर काम करते हैं। जो लोग इटली में रह रहे हैं, कुछ ग्रीस में रह रहे हैं, जहाँ भी यूरोप की अलग अलग कंट्री में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मीट खाते हैं, सबसे ज़्यादा चिकन खाते हैं। तो इनसे किसी ने एक बार पूछा आके कि भाई तुम्हारा अल्बेनियन का तो वेजिटेरियन जो है वो फूड बेस्ट है, और तुम तो वेजिटेरियन कहलाते हो, तुम्हारे लोग सारे मीट खाते हैं। तो इन्होंने बताया भाई जो 40 साल हमें नहीं मिला ना मीट मांस, तो हमने जब पहला दिन देखा तो 1991 में हमने पहले क्या खाया, सबसे हमने खाया मांस। और हमने इतना मांस खाया कि 2 किलो मांस रोज़ का एक बंदा खाने लग गया। अभी बहुत और ऐसी बातें जो इन्होंने बताई। और ये बिल्डिंग जो है ये भी एक आर्किटेक्चर का नमूना है। यहाँ के पिलरलेस बिल्डिंग है, इसमें कोई पिलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही स्टैंड की हुई है और इटालियन आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई है। और ये जो है ये यहाँ की एक बिगेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ये अभी बनाई थी, ये बहुत पुरानी नहीं है, शायद 2010-11 में ही बनी हुई है ये। और आप एक ये जगह देख रहे हैं, ये हाउस ऑफ लीव्स, द म्यूज़ियम ऑफ सीक्रेट सर्विलेंस। इसका मतलब पता क्या है? जब यहाँ पर कम्युनिज़्म था, जब यहाँ का डिक्टेटर एनवर होक्सा था यहाँ पर, तो उस टाइम पे ये इनकी एक सीक्रेट पुलिस होती थी, एक सीक्रेट सर्विसेज होती थी, जो कि लोगों पे नज़र रखती थी। जो लोग रिजीम के ख़िलाफ़ कुछ बोलते थे, या मान लो जो भी कुछ भी हो रहा है उसको कंप्लेंट नहीं करते थे, या कहीं कोई भी कुछ भी बात कर रहा है उस पर नज़र रखती थी। और हमारे जो गाइड थे उन्होंने बताया कि हमारे साथ एक बात बीती थी कि मेरी मदर जो थी वो इंग्लिश टीचर थी, और 40 साल वो ये तरसती रहीं कि वो किसी से फॉरेनर से इंग्लिश में बात कर ले। और एक दिन क्या हुआ कि जिस स्क्वायर से हम स्कैंडरबर्ग स्क्वायर से आए थे, उस स्कैंडरबर्ग स्क्वायर पे उन्हें कोई फॉरेनर दिखा, किसी वजह से आया होगा, कैसे क्या था वो बात नहीं मेरे को समझ आई, कह रहे। और उन्होंने उनसे इंग्लिश में बात करनी शुरू की, और उनको स्पाई किया जा रहा था, उनको देखा जा रहा था। और यहाँ पर उस टाइम में ऐसा होता था कि अगर कंप्लेंट नहीं की, जैसे अपनी मदर की कंप्लेंट नहीं की, तो आपको भी ले जाएंगे, सबको ले जाएंगे, और भागने की कोशिश की तो पूरा परिवार गया। वही नॉर्थ कोरिया के लिए जो बातें कही जाती है वो यहाँ पर सच थी। और नॉर्थ कोरिया वाली जो बात थी वो भी सच थी, लेकिन वो बहुत अरसे पहले हुआ करती थी। लेकिन ये बात यहाँ पर 35 साल पहले तक हुआ करती थी कि अगर आपने कंप्लेंट नहीं की
किसी क्राइम की, तो आप भी गए और आपने कोई भी क्राइम किया तो आपके घर वालों को भी सज़ा बराबर मिलेगी। उस टाइम ऐसा होता था। उनकी मदर के साथ क्या हुआ कि पुलिस देख रही थी, तो उन्होंने देख लिया कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, तो उन्होंने भाई मतलब उस टाइम ही बात नहीं की, तुरंत ही बात करनी छोड़ दी और वो घर गए। तो एक रात नींद नहीं आई, 2 रात नहीं, 1 महीने तक भी कह रहे नींद नहीं आई। लेकिन अगले दिन उनके हस्बैंड गए वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमें कोई मिला था, हमने बात की। तो पुलिस ने कहा ये बात हमें पता है, लेकिन तुम लक्की हो, इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं, आगे से कभी ऐसा मत करना। तो ये है वो म्यूज़ियम जो मैं आपको बता रहा था। ये यहाँ की सीक्रेट सर्विसेज का जो है वो हेड ऑफिस हुआ करता था। अभी ये म्यूज़ियम है, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ये बाहर से ही वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी कोई आना चाहे तो ये है टाइमिंग, मंडे टू संडे 9 to 19। सो यार मन तो था कि कहीं ट्रेडिशनल खाना खाएं यहाँ का जाके, लेकिन भूख बहुत लगी थी और ये जो जगह है ये अच्छी लग रही थी खाने में, तो पहले हम यहीं बैठ गए खाने के लिए और पे बाद में करना है। क्या बात है, स्पाइसी बोल दूं? हाँ थोड़ा स्पाइसी करा दो। और हमने लिए ड्रिंक्स अपने लिए, ये एनर्जी ड्रिंक है, एक कोक लिए हमने और कुछ खाना। ये है नज़ारा यहाँ का, गर्मी बहुत है और टेम्परेचर हो गया 33 डिग्री सेल्सियस। लो भाई फूड आ गया हमारा। है ये डोनर कबाबी, कोई खोल के दे देते हैं, किसी को बंद कर देते हैं, किसी पे ब्रेड किसी तरह का लगा देते हैं, सामान अंदर एक ही होता है। खाना खा लिया भाई, थोड़ी सी हवा भी खा लेते हैं। 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मज़ा आ रहा है इसमें। ओनती इटली। हो गया बिल भाई? अपने फाइनेंसर हैं इस टूर में नानकर चौधरी जी, देख रहे मैंने बोल दिया सारे बिल तेरे हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हैं वापसी स्कैंडरबर्ग स्क्वायर पर। इस स्क्वायर के जो है ना आसपास ही सब कुछ है, ये सेंट्रल लोकेशन है बिल्कुल। तो कभी आप अल्बानिया आएँ, आपको घूमना है, पूरा विश्व घूमने का शौक़ है और अल्बानिया भी आप आना चाहते हैं, तो स्कैंडरबर्ग के आसपास, स्क्वायर के आसपास कहीं अपना होटल, हॉस्टल, अपार्टमेंट, कोई भी जो भी आपकी पॉकेट को, बजट को सूट करे वो आप ले सकते हैं। और स्कैंडरबर्ग जी के स्टैचू के साथ में ही दिख रहा है अल्बानिया का फ्लैग। ये है अल्बानिया का फ्लैग, लाल कलर का, और बीच में ये जो चिड़िया सी आपको दिख रही है ये भी स्कैंडरबर्ग की निशानी है। तो स्कैंडरबर्ग की निशानी बीच में और लाल रंग का झंडा, लाल का मतलब इनके लोगों का जो ब्लड बहा और सेक्रीफाइस किया उसका। और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के साथ में जो आपको ये बिल्डिंग दिखेगी, इस पे देखो क्या लग रहा है, ये एक फेस दिखता है जैसे कि ये एक चेहरा हो, और ये चेहरा भी बनाया गया है स्कैंडरबर्ग का। भाई गर्मी इतनी हो रही थी, हमने ले लिए कैप। गोरों को देखता था मैं कैप पहने हुए, फिर समझ आया कि गोरे सही करते हैं भाई, गर्मी से बचाएगी। ये कैसी लग रही है भाई? ओके ओके। तो ये है भाई यहाँ की करेंसी, लैक। हमने लैक में दिए, कैश कार्ड नहीं चला यहाँ पे, थैंक यू, ओके मिल गया। और ये 1000 का यहाँ का लैक। तो हमने ले लिया भाई मैग्नेट, मैंने लिया ये वाला। भाई कौन सा लिया है? ये वाला, ठीक है, दोनों ने ले लिया मैग्नेट। ये थोड़ा लोहे का ना, मैं ये लेता हूँ क्योंकि ये पत्थर वाले जो हैं ये टूट जाते हैं। फ्रिज पे लगाओगे या कहीं भी लगाओगे बोर्ड पे, जब ये गिरेगा 2 टुकड़े, ये फिर भी बच जाता है। कितने का है? 200 का, 200 भारतीय रुपये मान लो, 2 यूरो। सही कह रहा है। मैं धूप में आया, कह रहा भाई टच कर रहे हो टोपी, मैंने कहा सही कह रहा है भाई, धूप में निकल के तो देखूँ जिस करके लिए है वो हो भी रहा है काम या नहीं। तो हो रहा है यार, धूप से बच रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है यार। और बार बार ना हर जगह बाहर घूमना पड़ रहा है, और भी देशों में बाहर घूमा था। तो पहले एक दिन तो गर्मी से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जब हम गए थे कहाँ पे, वो आर्मीनिया में, तो वहाँ तबीयत ख़राब हुई थी। अभी फिर मुझे धूप लग रही थी, मैंने कहा अभी धूप लग रही है, फिर जाके एसी में कहीं बैठेंगे तो इससे बेटर है ये ट्राई करते हैं मामला। और सो भाई हॉस्टल के अंदर आ गए, थोड़ा सा एसी चल रहा था, जान में जान आई है, सांस सी आई है। लो भाई हम आधे घंटे बाद फिर निकल पड़े हैं हॉस्टल से और जा रहे हैं अब हम बंकर को देखने। जो बंकर आपको बताए थे 1,70,000 जो बंकर थे, वो तो बनाए गए थे सैनिकों के लिए। जैसे हमने वहाँ बंकर देखा था पार्क में, वो सैनिकों वाले बंकर थे कि वो दुश्मन को देख सकें। और अभी हम वो बंकर देखने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे, जो अधिकारी थे बड़े बड़े सेना के, उनके लिए बनाए गए थे कि अगर कोई परमाणु अटैक भी हो जाए तो वो जाके छुप सकें उसमें। यही बस स्टैंड है। वाह भाई वाह, हॉस्टल की लोकेशन बहुत बढ़िया ली भाई। दिल्ली वाला थोड़ा सिस्टम दिखाना पड़ेगा, थैंक यू। दिल्ली वाले रोड क्रॉस कर सकते हैं कहीं भी पूरे विश्व में यार। ये तो बहुत खाली था रोड। दिल्ली में रोहतक रोड और एक पटेल नगर वाला रोड है, वो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है भाई। टैक्सीज़ यहाँ पर चल रही हैं, लोकल टैक्सी भी चल रही हैं और एक लुक्स करके टैक्सी है, और यहाँ पर चलती है बोल्ट भी। लेकिन हम जाने वाले हैं बस पे। टैक्सी कर ली जाती है जब एयरपोर्ट जाना हो। मैं एयरपोर्ट की तरफ जाता हूँ तो सम टाइम टैक्सी कर लेता हूँ,
नहीं तो एयरपोर्ट से आने के लिए और शहरों में घूमने के लिए बसेस सबसे अच्छा साधन रहती हैं। लोकल एक तो सस्ती होती हैं बहुत ज़्यादा टैक्सी से, दूसरा लोकल जो है वो लोग वगैरह देखने को, लोकल कल्चर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर डीटीसी की तरह हमारी टिकटें काटी जाती हैं कंडक्टर के द्वारा। हाउ मच? 40 टू। कल मेरे को लूटा है उसने, 1 यूरो ले लिया यार मेरे से। अभी देखो 40 लिए हैं। लो भाई, एक लोकल सी गली से होते हुए हम जा रहे हैं आगे। बस उतार सकती थी हमें और आगे, लेकिन फिर हमें चेंज करनी पड़ती, तो हम रुक गए हैं और पैदल जा रहे हैं शॉर्टकट से। सीढ़ी तो चढ़ रही है और ऊपर बंद, इलीगल काम किया होगा किसी ने, और ये कच्ची सी सीढ़ी है, यहाँ से ओपन है, किसी शॉप वाले ने किया होगा और गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सो नेक्स्ट हम पहुँच गए हैं बंक 8। ये बंकर हुआ करता था, जैसे कि आपको बताया कि अल्बानिया जो था बंकरों का देश समझ लो आप बन चुका था। और यहाँ का जो डिक्टेटर था, उनको हमेशा ये लगता था कि कोई ना कोई दुश्मन देश उन पे आक्रमण कर देगा और पूरी दुनिया उन पे अटैक करेगी कभी ना कभी। चाइना से उनका पंगा हो गया था, यूएसएसआर से उनका पंगा हो गया था, यूएस से उनका पंगा हो गया था, और यूगोस्लाविया जब ये देश बना था, ये देश का मतलब आसपास के बहुत सारे देश थे यूगोस्लाविया में, वो एक अलग हिस्ट्री है। तो यूगोस्लाविया से उनका पंगा हो गया था। 40 साल ये देश बिल्कुल आइसोलेट रहा, कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था यहाँ की बाउंड्रीज से। तो इस तरह के जो थे वो बंकर बनाए गए थे, जिसमें यहाँ के जो बड़े लीडर्स थे वो छुप सकते थे किसी भी परमाणु हमले से या किसी भी बड़े हमले से। ये क्या है, दिख नहीं रहा नीचे, कुछ गहरा है नीचे बहुत। टनल मुझे लग रहा है तो नई सी है, लेकिन ये पुरानी बात भी नहीं है ज़्यादा, 35 साल पुरानी बातें हैं, जब यहाँ पर ये पंगा चलता था, मतलब कोई ना कोई इन पे हमला कर देगा। 1985 तक जो तानाशाह थे, अनवर हक्सा, वो थे यहाँ पर, और उनका प्लान था कि 2 लाख बंकर बनाने हैं। कितने की टिकट है? 900 भारतीय रुपये की पर पर्सन की टिकट है। हम जा रहे हैं आगे बंकर्स को देखने। ये आगे जाके जंगलों में बना रखा है, तभी तो छुपने की जगह थी। ये देखो, एक यहाँ पे ऐसे ये भी बंकर ही है। भाई मैंने नवंकुर भाई की वीडियो में बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे गाइड ने बताया था कि $6 बिलियन उस बंदे ने, जो यहाँ का अनवर हक्सा था, उसने लगा दिए थे ये बंकर वगैरह बनाने में। तो मैंने बोला अगर हो सकता है, देखो अटैक हो जाता सच में इस कंट्री में, और न्यूक्लियर जैसे जापान पे फेंका था अमेरिका ने, या यूएसएसआर फेंक देता है यहाँ, और ये लोग बच जाते, तो उसको हमेशा भगवान मानते ही है। अभी वो थोड़ा सा विलन का रूप ले रहा है, लेकिन हाँ उसने ये बहुत ज़्यादती की कि 40 साल इस देश को दूसरे देशों से अलग रखा। क्या बता रहा था, 1991 में हमने इतना खाया कि 2 किलो रोज़ का खा रहे थे। इन्होंने जाति पहल दी, हम हंसे भी वहाँ। हमने कहा तुमने सिर्फ बनाए बार और डिस्को, हर बिल्डिंग को बार और डिस्को बना दिया। कह रहे ये भी बार और डिस्को बन गया, जो उनका राष्ट्रपति का घर था वो भी बार डिस्को बना दिया इन्होंने। तो देखो उसने जो किया था उस समय की बातें हैं, पता नहीं क्यों किया हो, उसको धमकाते हों, या ठीक है वो लालची तो था ही, क्योंकि तानाशाह था और उसने इस देश को भाई तोड़े रखा दुनिया से। और समय समय की बातें, पता नहीं क्या है, मैं तो सही नहीं मानता, क्योंकि जो तानाशाही उसने की और इस देश को तोड़े रखा वो सबसे गलत था। ये पुराना होगा, पुराना ही लग रहा है ये फाउंटेन तो काफ़ी। अब अंदर वीडियो अलाउड नहीं होगी, तो हम फ़ोटो के जरिए ही देख पाएंगे अंदर। और ये देखो वही एंट्री और ये पहला गेट। भाई साहब बहुत भारी है तो गेट, और फिर अगला गेट। तेरी कितने दरवाजे अंदर, टॉयलेट, फिर टॉयलेट जैसा। तेरी भाई साहब अलग चीज़ है ये, अलग है ये कुछ। तेरी 100 से ज़्यादा कमरे थे इसमें, वो बता रहे थे। और यहाँ पर एक फ़ोन रखा हुआ है जिसमें कहते हैं कि अनवर हक्सा की आवाज़ है, जो यहाँ के थे डिक्टेटर। ये बंकर वगैरह में ऑफिस बने हुए हैं अंदर। तो एक ये देखो अंदर 2 नाली लकड़ी की अभी तो ये फ़िलहाल। तो बंकर में हम आ गए हैं 1 मंजिल नीचे अभी, और कहते हैं कि 5 मंजिल नीचे है बंकर। देखते हैं आगे। भाई साहब
कितना बड़ा बंकर है। ये वर्ल्ड वॉर की और हिटलर की जो मूवीज़ आती थी ना, उन्हीं में देखे थे ऐसे बंकर। आज देख रहे हैं सच में। और यहाँ लिखा है कि पूरे बंकर में कहीं एक भी विंडो और एक भी छेद तक नहीं था। और अगर बंकर को सबसे ज़्यादा किसी बात से खतरा था ना, वो था सनलाइट से। भाई बंकर के अंदर एक और बंकर, पूरा शहर का शहर बसा दिया इन्होंने तो अंदर। और ये उस समय के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का बंकर था जिसे हम देखने जा रहे हैं। और ये सेकंड लग्जरियस था इस बंकर में। और ये था अनवर हक्सा के बाद, मतलब अनवर हक्सा का जो बंकर है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड पे ये है। गुरु देखना कितने दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 दरवाजे हैं अंदर, और बहुत भारी भारी दरवाजे हैं ये। और अंदर ये फिल्टर रूम हुआ करता होगा ये उस टाइम। और गाइड हमें बता रहे थे कि इस जगह पर इतना राशन होता था कि 1 साल 2 साल 5 साल, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा साल ये लोग रह सकते हो यहाँ पर। और ये जो कम्युनिकेशन के साधन थे उस वक्त, उनकी कुछ तस्वीरें हैं। और ये बीच में है अनवर हक्सा जो यहाँ के डिक्टेटर हुआ करते थे। और ये देखो बीच में है अनवर हक्सा और इनके साइड में है रमीज़ आलिया। और जब अनवर हक्सा 1985 में गुजर गए तो 1991 तक रमीज़ आलिया ने जो है वो यहाँ की सत्ता संभाली। और 1944 से 1990 हैव एस्केप्ड द अल्बानियन बॉर्डर, 13,692 लोग जो एस्केप हुए उनमें से 988 मार दिए गए। मतलब कि अगर कोई भी निकलता था बॉर्डर के पास से तो उसे गोली मार दी जाती थी। कुछ लोग सक्सेस हो जाते थे बॉर्डर क्रॉस करने में उस वक्त, और कुछ लोग मार दिए जाते थे। और सख्त आदेश थे कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसे सीधा गोली मार दी जाए। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का समय, जब अनवर हक्सा जो थे वो आ चुके थे सत्ता में। और इधर जो है वो दिखाया गया है वो स्टैचू जो हम देख के आए थे अभी, स्कैंडरबर्ग का। 1968 में स्टैचू जो है और ये जो मोन्यूमेंट है उसका इनॉग्रेशन हुआ था। और कितनी भीड़ थी देखो उस वक्त। और ये स्कैंडरबर्ग स्क्वायर है जहाँ पर हम थे। और ये है ओपेरा हाउस, जो आज भी वहाँ हम यहीं खड़े थे, जो हमें टूर गाइड लेके गए थे, किसी के बाहर थे। आज भी ये ओपेरा हाउस ही है। रूम ऑफ द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चीफ का रूम देख लेते हैं जी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रूम, ये जी चीफ साहब का रूम था। नो एंट्री अंदर, लेकिन चीफ साहब का अच्छा बड़ा रूम था। और उस टाइम भी देखो वुडन से डेकोरेट किया हुआ था, बंकर को भी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। और केमिकल अटैक से बचने के लिए और केमिकल अटैक करने के लिए भी इनके पास सारा सामान था। अगर केमिकल अटैक हो जाए तो उसके लिए भी सारी ड्रिल करा रखी थी। ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो ड्रिल की फ़ोटो हैं कि कैसे बचना है अगर केमिकल अटैक हो जाए तो। और कहते हैं कि अल्बानिया ने ना ऐसे मास्क अपने हर बंदे के लिए बनवा लिए थे उस ज़माने में। 1985 तक की बातें हैं, तब तक भी इनको लगता था कि हमारे पे कोई ना कोई देश अटैक कर देगा। और यहाँ पर दिखाया हुआ है 1945 से 1990 तक का दौर की कहानी। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं उस टाइम में, जो भी लोगों की फ़ोटोज़ हैं और कुछ पेपर की राइटिंग्स हैं। देखो उस टाइम अनवर हक्सा की सारी ज़्यादा हैं। औक्सा भी कहते हैं, औसा भी कहते हैं कुछ लोग, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है मेरी। और एक चीज़ यहाँ पर देखी, ये देखो ये जो बंदा है इस तरह से टॉर्चर किया जाता था, इस तरह से लोगों को प्रिजन किया जाता था। और एक और चीज़ मैंने देखी यहाँ पर, यू कैन चेन मी, यू कैन टॉर्चर मी, यू कैन इवन डिस्ट्रॉय दिस बॉडी, बट यू विल नेवर इम्प्रिजन माई माइंड। महात्मा गांधी। आप उनके थॉट्स को तो मान रहे हो, ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पर लोग यार पैर रख देते होंगे और इनके नाम पे पैर रखा जाता है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी से प्रभावित नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका नाम
ज़मीन पे हो और लोग पैर रखें आके, इन्हें हटा देनी चाहिए यहाँ से। मेरी थॉट ये है भाई, प्लीज़ इस बात को मैं फ़ोटो क्लिक करके शायद इंस्टा पे या ट्वीट भी करूँगा। ये हटा के यहाँ से सामने कहीं लगा दें या अंदर कहीं लगा दें, या फिर इसके आगे जैसे ये वो लगा देते हैं कोई रस्सी वगैरह, वो लगा दें ताकि लोग कम से कम इस नाम के ऊपर पैर ना रखें। और अब एक फ्लोर और नीचे जा रहे हैं हम बंकर के। पहले हम एक फ्लोर नीचे गए थे, अब ये दूसरा फ्लोर है जब हम नीचे जा रहे हैं। तेरी भाई, इनको खुद भी याद नहीं रहता होगा, बंकर इतना बड़ा है, पूरा शहर है यार। और यार ये एक इंटरेस्टिंग जगह अंदर देखो। पहले तो यहाँ पर बताया गया, जो मैंने आपको बताया था 1971 में शुरू किए, 75 से 83 तक बनते रहे ये बंकर। और ओरिजिनल प्लान था 2,21,143 बंकर बनाने का, जिसमें से 1,73,371 बंकर बना पाए और बहुत से लोगों की मौत हो गई इन बंकर्स को बनाने के चक्कर में। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ये बंकर्स जो हैं जगह जगह जो बनाए थे पूरे देश में, उनकी कुछ फ़ोटो, कुछ प्रदर्शनी लगा रखी है इन्होंने। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पूरा का पूरा शहर ही बसा रखा है इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने भाई एक बंकर बना रखा है, पोस्ट असेंबली एंड प्रेसिडेंट मीटिंग्स। अगर इन केस ऑफ वॉर, अगर वॉर हो जाती है तो इन्होंने यहाँ पर पूरा इंतज़ाम कर रखा था। इनके हिसाब से तो वॉर हो गई थी। साइको आदमी भी था ना वो, देखो उसने अपने दिमाग में ही वॉर प्लान कर ली थी। या हो सकता है उनकी बहस होती रहती है उस टाइम, क्योंकि सारे दुश्मन बना लिए थे। चाइना को दुश्मन बना लिया, यूएसए को दुश्मन बना लिया उन्होंने, यूएसएसआर को दुश्मन बना लिया, युगोस्लाविया को दुश्मन बना लिया। आसपास के सारे देश कुछ भी है उनसे सबसे नाता तोड़ दिया। तो उन्हें लगता था कि मुझे मारने के लिए कभी ना कभी तो वॉर होगी। तो हो सकता है उनकी बहस होती हो किसी से, या कोई ना कोई धमकी देता हो। ये देखो क्या बना दिया, एक सोच, सिर्फ एक डर। मैं तो कहूँगा ये उस बंदे का डर ज़्यादा था, सोच कम थी। अपने लिए ही उसने सब कुछ बनाया मुझे लग रहा है, क्योंकि अपना राज ना ख़त्म हो जाए, कोई कब्जा ना कर ले मेरे, इसलिए सब बना दिया उसने ही। देखो क्या क्या बना दिया भाई साहब, सोशल होम, खाना पीना, पूरा शहर बना दिया भाई। लो भाई साहब, ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या दुकान थी क्या बंकर के अंदर भी। तीसरी मंजिल नीचे जाते हुए, ओ यार देखो, जब यहाँ पर कम्युनिज़्म ख़त्म हुआ, ये बात है जुलाई 1990 की, जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर था वो प्रदर्शन कर दिया था कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़। और देखो क्या हाल हुआ था, बच्चे वगैरह, लोग वगैरह जो थे वो यहाँ से भागने को तैयार हो गए थे कि कहीं फिर कोई कब्जा ना हो जाए, हम निकल जाएं। देखो ये हाल थे उस वक्त। और ये बच्चों की फ़ोटोज़ हैं उस टाइम। ये इसलिए क्लिक की थी जर्मन एम्बेसी में, इनको शेल्टर दे दिया था वहाँ पे उस टाइम में एम्बेसी ने कि भाई ये बच्चे कहीं जाए ना, खो ना जाएं, उसके लिए ये फ़ोटोज़ क्लिक की थी। ये देखो ये कम्युनिज़्म की फ़ोटोज़ हैं, जो लड़कियों को भी ये जो है आर्मी में भर्ती करते थे, 15-15 साल की लड़कियों तक को भी भर्ती करते थे और उनसे हर तरह का काम कराया जाता था, मतलब कंस्ट्रक्शन का और आर्मी में फ़ाइटिंग तक का। एक मंजिल और नीचे, यानी कि चौथी मंजिल है शायद अब ये ऐसे मोन्यूमेंट बना रखे हैं यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने दर्द सहा उनके लिए। ओ भाई साहब देख रहा, एग्जिट भी कितना बड़ा है इसका। एक गेट, दूसरा गेट, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये वैसे ही गेट है जो भारी बड़ा, 5 गेट है भाई एग्जिट के लिए। और हम 4 मंजिल नीचे आए थे, 5वां वो ग्राउंड फ्लोर होगा। और देखो भाई साहब कमाल की बात है, चढ़ना नहीं पड़ा, पहले ही ऊपर से चढ़ाई करते कैसे ना कैसे नीचे पहुंच गए। हाँ जी भाई, कैसा लगा इतिहास के पन्नों में जाके? अच्छा था यार, है ना? 900 रुपए के हिसाब से काफी वर्थ है। और एकदम से कैसे निकल गए? हाँ मैं भी वही देखा, मैंने कहा यार, मुझे लगा पहले, मैंने यार ऊपर कैसे चढ़ेंगे हम लोग वापसी, मैंने बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एकदम ही हम लोग सीधा ग्राउंड पे निकले हैं। कमाल का यार, मज़ा आया, अच्छा लगा देख के। हम वापसी जा रहे हैं अभी। और एक बात है कि इन टनल्स में ना गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, और वो इतनी अंदर थी उसमें तो ऐसा लग रहा था कि एसी चल रहे हों, ठंड लग रही थी। उससे बाहर आके पता लगा फिर गर्मी लगने वाली है। तो हम थोड़ी सी देर बैठ गए थे, एक एयर ड्रिंक ली, एक एप्पल पीचेस लिए, पानी लिया। डॉक्टर साहब यार थोड़ी डॉक्टरी भी बताया करो लोगों को, ये ड्रिंक वगैरह जो सेफ़ है अनसेफ है कुछ बताया करो। प्यास लगी है तो नहीं पीनी चाहिए, प्यास लगी है डिहाइड्रेशन करती है ना। हाँ मेरे को अभी नांकुर भाई ने बोला आएगी ठंडा ठंडा पी लिया आपने, मजा आ गया, तो आपको प्यास पानी से ही बुझेगी आपकी। ओके।
हाँ, ये थोड़ा थोड़ा ये भी ज्ञान दिया करो, देखो आप डॉक्टर हो यार। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं यार वो सच में डॉक्टर है, आपका दोस्त है? मैंने हाँ भाई, वो सच में MBBS डॉक्टर है। तो ये बताते रहोगे ना, लोगों को लगता रहेगा आप सच में डॉक्टर हो। फिर से पूछते हैं यार। भाई हमें अभी कैश निकालना पड़ रहा है ATM से, उसकी बताते हैं वजह क्या है। 6,000 निकालने में ट्रांजैक्शन फ़ी 650 लेगा। ओके, ट्रांजैक्शन डिनाइड हो गई है। तो भाई वो वजह ये थी कैश निकलवाने की ATM से कि हम ये आए हैं बस्ती एक्सप्रेस, जो कि लॉन्गेस्ट केबल कार है यहाँ बालकंस में, और ये है लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी, 15 मिनट लगाती है, ऊपर ले जाती है। और ये जो दजती देख रहे हैं आप, ये माउंटेन का नाम है, दजती माउंटेन पे हमें ले जाती है। ऊपर से वही व्यू दिखते हैं हर जगह जहाँ होता है। और यहाँ की जो टिकट है वो है 1500 लाख। हमारे पास भाई कैश नहीं था, कैश ही चाहिए इनको। देखो सब फंस रहे हैं कार्ड के चक्कर में, लेकिन कार्ड से हमारे से पैसे नहीं निकले। वो कार्ड यहाँ वैलिड नहीं था, नहीं होगा। SBM बैंक का कार्ड है भाई, बहुत सारे देशों में नहीं चलता, यहाँ नहीं चला। वो अल्बानिया में नहीं चलता, भी मैंने ऐप में देखा था। तो हमने जैसे तैसे कैश इकट्ठा किया है। सिक्के भी चल जाते हैं यहाँ पे यूरो के, ऐसे पहली बार देखा मैंने किसी देश में, मतलब दूसरे सिक्के चलते हो। हाँ है ना? तो गुड है। तो भाई जैसे तैसे हमने कैश इकट्ठा किया, 10-10 सेंट की कीमत पता लगी है। मैं जो अरुण भाई अपने थे ना, उन्हें यही बोल रहा था। वो कहते हैं फेंक दूँ सिक्के यार, ये यहाँ रखना। मैंने कहा 1-10 पैसे भी हमें कोई नहीं देगा, हम तो किसी को दे देंगे, लेकिन हमें कोई 10 पैसे भी नहीं देगा। अभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है 10 सेंट भी कम, हमें किसने देना था यार? 10 के 10 कम पड़ते हैं तो मैं नहीं जाता ऊपर। पैदल नहीं जाएगा। लो 100 का और निकल गया जेब में। अरे ले, अमीर आदमी है यार हम, ऐसे थोड़ी। ये 100 का है क्या, लेके है क्या ये? यूरो थोड़ी ना 100 है। नहीं, किसी और देश का ना निकला है, मैं ये कह रहा हूँ। किसी का भाई भी आए हैं। ग्लासिस रह गया, इनको भी नहीं मिला। वो क्या, उनको दे देते हैं यार। ये किसी का रह गया यार सनग्लास और रेबैन। एक्सक्यूज मी, आई थिंक समवन लॉस्ट दिस। या दिस वाज देयर। ओके, थैंक यू। वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो जल्दी से बैठते हो। बैठ गए। ओके, आ जाओ। 6 बजे आखिरी। वो 6 बजे आखिरी जाती है भाई। चलो कभी आ जाओ तो। ऊपर से आखिरी आएगी 6 बजे। 6 बजे ऊपर से आखिरी। ओके, ये लो जी, नज़ारा दिख जाएगा पूरी सिटी का यहाँ से काना का। तो वहाँ से नीचे आके ये दस्ती एक्सप्रेस लिखा हुआ है। दस्ती मैंने आपको बताया माउंटेन का नाम है, जिस माउंटेन पे अभी हम आए हैं। देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। एक रेस्टोरेंट है भाई, गाड़ी से लग जाएंगे यहाँ 2-2.5 घंटे आने में। अगर 20 मिनट इससे लगे ना। लगा रखे हैं यार सोलर पैनल, आने वाला ज़माना सोलर पैनल्स का ही है। तो भाई हम ऊपर आ गए और बड़ा दुख हो रहा है सच में 15 यूरो खर्चने का। 15 यूरो में यार देखो, इतना तो हॉस्टल का रेंट नहीं दे रहे जितने में हम ऊपर आए। और कोई व्यू अभी कुछ नहीं दिख रहा। 6 बजे बंद कर देंगे, 5:30 ऑलरेडी हो गए हैं। और हमें तो इस पे और हंसी आ रही है, ये जो गए हैं ना। इनका तो 16 का नुकसान हुआ है, हमारा 15-15 का हुआ है। उसने एक का सिक्का डाला, उसको उसमें से भी कुछ नहीं दिखा। इसे डाला क्यों यार? वैसे इसे वैसे नहीं दिख रहा था, इसे क्या दिख रहा था? हम ही ना समझदार समझते हैं गोरों को। एक का सिक्का डाल के मुंह बना के चला गया वो। तो यार बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, मतलब 10 आउट ऑफ 1 ही दूंगा मैं, क्योंकि चलो आए ऊपर तो ऐसा ही है। नहीं, अगर ये बंदे कहते हैं ना कि भाई 8-9 बजे का आराम से रुको, हाँ। chill करो, यहाँ पे खाना वाना खाओ रेस्टोरेंट में, शाम को जाओ आराम से लाइटिंग वाइटिंग देख के, फिर ठीक रहता। लाइटिंग फिर भी अच्छी दिखेगी, या जब बिल्कुल ही ये सफ़ेदी ना हो, सूर्य देव पूरे चमक रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कुछ भी हमें भी नहीं दिख रहा। कैमरा से आपको भी कुछ नहीं दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र हो नीचे। चलो भाई 10 से 15 मिनट हम रुक के वापसी जा रहे हैं। लो जी, एक और वसूली कर लिया हमने। हमारे पास बहुत गिना चुना कैश है। कैश जो है वो हॉस्टल में है, बाकी कैश है हमारे पास, लेकिन गिना चुना है। पानी की बोतल लेनी है। एक सिक्का ये खा चुका है, कितना 20 का खा गया। 20 का खा गया।
अब एक का डालेंगे तो हम रिस्क लेंगे, राइट? फिर हम जा भी नहीं पाएंगे, बस पे पैदल जाना पड़ेगा। कितने किलोमीटर है? बहुत किलोमीटर है। चलो भाई पानी ले लिया। केबल कार से हम हुए हैं, बंकर भी देखा। केबल कार वाला जो है वो वर्थ इट नहीं लगा भाई, पैसा जो भरा, लेकिन वो बंकर्स जो थे वो पूरा पैसा वसूल थे, वो वर्थ इट थे। अभी हम वापसी जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ और जाएंगे बस पे। बस देखो कैसी जगह से आ रही है, कैसी जगह का मतलब ये है कि भाई डबल रोड है, मतलब 2 वे है। ये स्टीप रोड है बहुत ज़्यादा, 2 वे था और हमें लग नहीं रहा था कि बस आ जाएगी यहाँ से। 100 का सिक्का नहीं मिल रहा आपको? 100 का सिक्का नहीं मिल रहा मिल गया। चलो भाई, ओ भाई बस से हम उतर गए हैं और ये है बस स्टॉप और यहाँ पर है अपना हॉस्टल। इतनी बढ़िया लोकेशन है ना इस हॉस्टल की। आप अगर आएँ कभी अल्बानिया तो ये हॉस्टल आँख बंद करके बुक कर लेना, अगर हॉस्टल में आप लोग रहते हैं तो। और मैं कह रहा हूँ होटल में भी रहते हैं ना तो भी आप इस हॉस्टल को बुक कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं हॉस्टल का। हॉस्टल न्यू बाज़ार, इसकी और क्या लोकेशन है देखा आपने? बस ये गली के बाहर बस उतार गई और अंदर, और बस स्टॉप से भी बहुत कन्वीनियंट रहा यहाँ पर आना। हॉस्टल न्यू बाज़ार। रात के बज गए 9, हम निकले अपने हॉस्टल से और हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने। और शाम को क्योंकि मौसम हो जाता है ठीक, तो यहाँ पर जो है वो रौनक ज़्यादा हो जाती है। जिन भी देशों में अभी तक हम गए ना वहाँ पर शाम को ही रौनक ज़्यादा दिखी। और यहाँ की एक बात अच्छी लगी बस, कि सब कुछ अभी खुला है यहाँ पर रात के 9 बजे। क्योंकि और जगहों पे जैसे अभी हम लास्ट से साइप्रस तो चलो ठीक है, निकोसिया में सब कुछ जल्दी बंद हो रहा था, और आया नापा में तो खैर रात का ही काम है, वो है ही टूरिस्ट प्लेस बहुत बड़ा साइप्रस का। लेकिन कई जगह जो है जहाँ पर भी जल्दी बंद हो जाता है, जैसे कि हम अभी ग्रीस में थे, ग्रीस में सब कुछ जल्दी बंद हो रहा था तो वो सही सा नहीं होता। जैसे अब ये यहाँ पर सब कुछ है, अच्छा लग रहा है। तो हम अभी एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो हमें सुबह जो टूर गाइड थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि वहाँ चले जाना, वो ट्रेडिशनल है। फूड इनका बहुत बढ़िया भाई, ट्रेडिशनल। तो ये ओडस गार्डन पे आए, ये लाइट भी बंद हो गई। चलो देखते हैं क्या फेमस है इसका। वो यहाँ तो पूरी भीड़ है भाई। भाई नहीं समझ आया ये क्या हुआ हमारे साथ? क्या भाई देखो ये ना हमारे को बताया इन्होंने कि उस वाले गार्डन में तो हमारे पास टेबल नहीं है, अगर आप बैठना चाहो तो यहाँ बैठो। भाई जगह पहचान। अच्छा। अरे ये तो हमारा हॉस्टल है। ये हमारा हॉस्टल है। हम घूम के गए एक फेमस जगह को देखने और ये हमारे हॉस्टल के बाहर है। तो भाई ये सीन सा हुआ है। और मुझे लगता था, मैं जब भी वहाँ बैठता था हॉस्टल में तो मैं देखता था कि यार ये बड़ी हैपनिंग सी जगह है। म्यूज़िक भी बजता था, बड़ा अच्छा म्यूज़िक बजता रहता था। वहाँ बैठा मैं कहा यार ये म्यूज़िक कहाँ बज रहा है। फिर कभी लगता था हाँ यार यहीं से बज रहा है, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है ना म्यूज़िक, तो लगता था यार यहाँ बज रहा है। कभी कन्फ्यूजन थी, हो सकता बाहर से बज रहा है। बढ़िया अच्छा सा वाक़या हुआ कि मैं जिस जगह को देख रहा था और हम गए थे, बड़ी फेमस है, बड़ी फेमस जगह है। हमारे को ट्रैवल गाइड ने भी हमारे ने रिकमेंड की थी इस जगह कि आप जाना, और बिल्कुल जिसे ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली। सो वेटिंग ख़त्म हुई और हमारा नंबर आ गया है इस रेस्टोरेंट में, जो है ऑथेंटिक अल्बानियन रेस्टोरेंट। तो सीट हमें मिल गई है अंदर और माहौल जो है वो एकदम परफेक्ट है। और मेन्यू जो है वो हमने देख लिया। हमने मंगाया यहाँ की जो नेशनल डिश है रकोसी एक, और वेजिटेरियंस के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिल जाता है। और एक हमने डिश वेजिटेरियन भी मंगाई है, तो देखते हैं कैसी आती है। और बहुत ही मशहूर जगह है ये भैया, आपको सर में मारूंगा, सर फट जाएगा, इतने बड़े हैं ये। देखना मेरे हाथ में जितने लड्डू लड्डू से 2 गुने हैं ये राइस बॉल है। इतने आएंगे। जो वेजिटेरियन लोग हैं ना वो खा सकते हैं इसको, 2-3 बार जिंदगी जो है एक टाइम खा सकते हैं इसको। बाकी चावल का तला हुआ डीप फ्राइड राइस के गोले हैं। खाना हमने खा लिया है और ये तावा गोशी ना हम दोनों से नहीं खाया गया। ये दही में खट्टा बना दही का, इसमें ये चावल है, पता नहीं ब्रेड है इसके अंदर, और एक लैम का पीस दे दिया था जिसमें हड्डी ज़्यादा थी और लैम कम था। आप लोगों ने देखा होगा जब थेसलोनिकी से हम ग्रीस से आ रहे थे यहाँ पर,
तो हमने देखा था इसको तावा कुर्सी को और मेरा मन था कि तावा कुर्सी खाएंगे, लेकिन यहाँ पर तावा कुर्सी सही नहीं मिली, मतलब मज़ा नहीं आया उतना। और ये ब्रेड आई है, ये भी बिल्कुल फोकी है, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, मीठी सी लग रही थी। तो बिल आ गया हमारी 2 डिशेस का 1500 लेग, और कोई भी इसमें टैक्स वगैरह नहीं जोड़ा है इन्होंने, तो पता नहीं टैक्स होता है या नहीं होता है यहाँ फूड पे। लेकिन एक अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छी यहाँ की इमेज है इस रेस्टोरेंट की। अगर बात करें कि क्या ज़्यादा अच्छा था, तो फूड से ज़्यादा जो था वो एम्बियंस अच्छा था। और हमने खाया एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में तिराना के। और अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।